Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। राइट, तो चलिए क्लास 11 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ लिया था। हमने चैप्टर में पढ़ लिया था बच्चा मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स हम पढ़ चुके थे। दो मॉडल्स हमने पढ़े थे, थॉमसन्स मॉडल एंड देन रदरफोर्ड्स मॉडल। नाउ हम उसके बाद हमने कहा था कि रदरफोर्ड्स के बाद बोर्ड मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड का स्टूडेंट था बोर्ड, तो उसके बाद उसने बोर्ड्स मॉडल दिया। पर उससे पहले हमने कहा था हमें लाइट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू रदरफोर्ड्स मॉडल, हमने एक लाइट के बारे में पढ़ा था और हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि लाइट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है ऑल्दो कि लाइट वेदर इट इज अ पार्टिकल और अ वेव। हाँ, ज़्यादातर हमने ये बोला है कि अगर हम लाइट को वेव कंसिडर करें तो हम उसमें से ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइट की ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने तीन थ्योरीज पढ़ी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ह्यूजेंस वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी। और हाइगन्स वेव थ्योरी को सपोर्ट किया था मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि जितने भी लाइट रेडिएशंस हैं, मैक्सवेल ने उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला है और उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। राइट, अब लाइट के वेव नेचर के बारे में और हमें पढ़ना है, तो उससे पहले वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है क्योंकि ये इजी चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, आप जल्दी सीख जाएंगे, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वेव्स के बारे में कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। ऑल्दो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, पर कोई बात नहीं। वापस आते हैं। पहला वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है किसी भी वेव की? दैट इज, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वेव, ये है ना, दिस इज द मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन है। तो हमने बोला एक क्रेस्ट, दो क्रेस्ट, या एक तरफ दूसरा तरफ, उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। राइट, अभी क्या बताता है लाइट के बारे में, उस पर थोड़ा सा आगे बहस करेंगे। अभी सिर्फ व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव टच। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली बात है, इसको नैनोमीटर में या आर्मस्ट्रांग में मेजर करेंगे या पिकोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। राइट, तो अब क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे आगे जाके, तो आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर एंड 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये हम पहले भी पढ़ा, एक बार पहले भी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर फिर दोबारा से। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, आर्मस्ट्रांग 10⁻10 मीटर, ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही। नाउ व्हाट इज वन वेव? वन वेव एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के, दिस इज वन वेव, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लो, सपोज इस पॉइंट से एक सेकंड में एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 4। अब 4 के आगे यूनिट लगानी पड़ेगी, पहले ये समझ में आया। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी भी वेव्स पास होगी उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कितनी, सपोज हमने बोला एक वेव कितनी होती है, तो 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव। सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में 4 वेव्स पास हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, एक वेव को हम 1 साइकिल बोलते हैं, तो इसको इसकी यूनिट होती है साइकिल्स पर सेकंड, सीपीएस, या इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 सीपीएस, 4 साइकिल्स पर सेकंड, या 4 हर्ट्ज। नाउ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली, फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। तो यूनिट साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। नाउ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में एक वेव और दो वेव पास हो रही है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 हर्ट्ज, है ना बच्चे। और यहां पे ध्यान देना प्लीज,
उतने ही डिस्टेंस में एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4 हर्ट्ज या 4 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस देखना, इसका डिस्टेंस कितना है लैम्डा, और इसका डिस्टेंस देखना, इसका डिस्टेंस कितना है लैम्डा। तो दिस लैम्डा ग्रेटर देन दिस लैम्डा, बट दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? तो मेरे ख्याल से दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई। ठीक है, कौन कौन सी? वन इज वेवलेंथ, अदर इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से हम लाइट रेडिएशन की कौन सी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, तो वो अभी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एक बार हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ले, फिर हर कैरेक्टरिस्टिक लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी को बताएगी उसके ऊपर बहस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दो प्रॉपर्टी आ गई, अब मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। चलिए बच्चों, अब हम बाकी बची हुई तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ लेते हैं वेव की। ठीक है, थर्ड वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है क्या क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी। एक सेकंड में लाइट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट्स कॉल्ड द वेलोसिटी। अब मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। राइट, तो वेलोसिटी में, और याद रखना c = μ × लैम्डा, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो ये प्रोडक्ट होती है किसका? वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी बताया। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो उन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया? ठीक है, तीसरी चीज है वेव नंबर। कुछ नहीं होता, लैम्डा जो होता है दैट इज आपका वेवलेंथ, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और कैलकुलेशन पढ़ेंगे, आप बच्चे को बोलते हैं सर वेव नंबर, वेवलेंथ था तो सही, वेव नंबर की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखो बेटा, क्या जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं ना, स्पेक्ट्रा, अभी आप छोटी क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रा होता है वो सब वेव नंबर की टर्म्स में करते हैं, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया, बस ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ दैट्स कॉल्ड द वेव नंबर। राइट, नाउ अब आते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या? कि मेन पोजीशन से कितनी हाइट है क्रेस्ट की, या कितनी डेप्थ है ट्रफ की। ये जितनी हाइट होगी उतनी डेप्थ होगी, क्योंकि वेव तो सेम ही है। ठीक है, तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम द मेन पोजीशन दैट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। यहाँ तक आ गया? अब सवाल ये आता है कि हमने जो 5 चीजें पढ़ी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, ये हमें लाइट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड, अब दो वेव्स मैंने बना रखी और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से सपोज एक वेव, दो वेव, एक वेव, दो वेव पास होगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट इज ट्रू। राइट, पर आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है, ए ज्यादा है, और ए डैश कम है। ए ज्यादा है, ए डैश कम है। तो याद रखना बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्या बोला? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब जैसे मैंने ये दो वेव्स ली, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आइए मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एम्पलीट्यूड की। एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा, एक का एम्पलीट्यूड कम, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी तो हम टेक्निकल वर्ड बोल रहे हैं सर, हिंदी में समझाइए। चमक ज्यादा, ब्राइटनेस ज्यादा, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चमक ज्यादा दैट्स कॉल्ड ब्राइटनेस ज्यादा, तो इंटेंसिटी ज्यादा। जैसे हमने बोला रेड कलर, एक डल रेड है, एक ब्राइट रेड है, कोई सा भी कलर ले लीजिए, एक डल रेड है, एक ब्राइट रेड है, तो जो ब्राइट रेड होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा। समझ में आया? तो इंटेंसिटी मतलब चमक, चमक मतलब ब्राइटनेस। कलर चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी चेंज होने से कलर चेंज नहीं होता, इन दोनों का कलर सेम रहेगा। सपोज रेड कलर की वेव है,
पर ये ब्राइट रेड और ये डल रेड, नॉट सो ब्राइट रेड, ऐसा बोल लो। समझ में आ गया? तो इंटेंसिटी गिव्स मी द amplitude gives me the intensity, sorry, amplitude gives the intensity means brightness of light। ठीक है, अब एनर्जी, हमने अभी तक बात कर ली एनर्जी की, बात नहीं की एनर्जी की। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऑल्दो मुझे बोलना नहीं चाहिए, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो इसके पीछे लड़ाई होने वाली है, मुझे भी ये बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपको अभी बोल रहा हूं, क्योंकि आगे जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तब वहां पे जाके ये सब आएगा। पर अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अभी साइंटिस्ट इस पे भी लड़ाई होगी, एक बोलता है इंटेंसिटी गिव्स मी द एनर्जी, ध्यान से सुनना, एक साइंटिस्ट ये बोलेगा इसकी इंटेंसिटी ज्यादा तो इसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, फिर दूसरा साइंटिस्ट को रॉन्ग प्रूव करेगा, सही क्या है? सही है। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस। दूसरी बात और, इंटेंसिटी मींस द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, नॉट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या बताएगा? अमाउंट। ठीक, अब देखो मैं आपको एक चीज और ट्रिक और बताता हूं। सपोज ये मेरा फोन है, इस पे मैंने कम इंटेंसिटी की लाइट मारी, ठीक है, तो पता है क्या होगा, वो किसका कम सरफेस एरिया कवर करेगी। ठीक है, कम इंटेंसिटी मतलब कम एम्पलीट्यूड। ठीक, तो अभी तक आपने एक चीज सीखी कि इंटेंसिटी कम तो ब्राइटनेस कम, इंटेंसिटी ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा। दूसरी चीज क्या, अगर एम्पलीट्यूड कम है यानी कि इंटेंसिटी कम है, तो अगर आप किसी सरफेस पे कम इंटेंसिटी की लाइट मारते हो तो कम सरफेस एरिया को कवर करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ रेडिएशन कम है। और अगर मैं ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मारूंगा यानी कि ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली लाइट मारूंगा, सपोज इस पे मैं ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली लाइट मारूंगा, ज्यादा इंटेंसिटी लाइट वाली लाइट मारूंगा, तो वो ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगी। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो इंटेंसिटी क्या बताती है, एम्पलीट्यूड क्या बताता है, इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मींस अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अब ये मत भूलना, आगे जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत काम आने वाला है इसका। इंटेंसिटी मींस अमाउंट ऑफ रेडिएशन। और दूसरी चीज, कम इंटेंसिटी की लाइट कम सरफेस एरिया कवर करेगी, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मारोगे किसी सरफेस पे तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगी, ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगी। एग्री? मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आया। ठीक है, फिर मैंने एक बात बोली, ऑल्दो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें क्या बताते हैं, एनर्जी। एम्पलीट्यूड एनर्जी नहीं बताता। अभी इस पे भी लड़ाई होने वाली है, हमारी नहीं होने वाली है। अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग ओपिनियन थे वेव के बारे में, पर हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। किसने कहा था, अभी आगे बहस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ बता रहे हैं ऐसा होता है। ऐसा किसने कहा, क्यों होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खत्म हो गई। नाउ विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ज्यादा क्लियर? आगे चले? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। ना इससे पहले कि हम ये पढ़े कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा बेसिक पे चीज पे आते हैं। देखो बेटा, शुरू में हम साइंटिस्ट ये समझते थे कि सन से जितनी भी लाइट रेडिएशन आती है वो सारी की सारी विजिबल होती है। ठीक है, बट बाद में ये पता चला कि सन से जितनी लाइट आ रही है उसका बहुत कम पार्ट विजिबल है। ठीक है, तो अब हमने ये बोला कि जितनी भी लाइट रेडिएशन आ रही है, मैक्सवेल के अनुसार सबको क्या बोलेंगे, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, और मैक्सवेल के ही अकॉर्डिंग सबकी स्पीड सेम होगी। हाँ, ये बात अलग है, स्पीड सबकी सेम होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। बट उनकी जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी।
है ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्या बोला हमने कि सन से जितनी भी लाइट आ रही है, ठीक है, जिनको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है, उनकी सबकी एनर्जी अलग अलग, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, वेवलेंथ अलग अलग, वेलोसिटी सेम। तो हमने बोला व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब कि जितनी भी लाइट रेडिएशन आ रही है सन से, उन सबको हम एक ऑर्डर में लगाएं। अब वो ऑर्डर कौन सा है, ठीक है, यहां देखिएगा ध्यान से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी भी लाइट रेडिएशन आ रही है उनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाते हैं, बातें की है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लगाते हैं, तो जो ऑर्डर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि क्यों जरूरत पड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसलिए है बेटा कि अगर हमें सपोज आईआर की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, या आईआर क्या कर सकती है, इंफ्रारेड क्या कर सकती है, या विजिबल क्या कर सकती है, या यूवी क्या कर सकती है, तो हमें इन लाइट रेज को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए, ठीक है, हमें इन सबको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं, स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जितनी भी लाइट रेज रखेंगे उसको हम बोल, जो कंप्लीट हमारे पास फिगर आएगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। दूसरी बात, अब वो सीक्वेंस क्या है। अब ये सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्या बोला, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कितना आसान है, कॉस्मिक गामा एक्स, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी विजिबल आईआर, कॉस्मिक, रख लो मेरे साथ, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी विजिबल आईआर, उसके बाद माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो वेव्स। हाँ यार, आगे रंग लिया, इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो आपको तीन चार, इनमें से तीन चार दे देते हैं, बोलेंगे अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आसान है ना, इधर से इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, ठीक है। रख लिया, क्या बोला, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी विजिबल आईआर, माइक्रो रेडियो, रख लिया, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी विजिबल आईआर, उसके बाद माइक्रो और रेडियो। कितना आसान है, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी आईआर, यूवी विजिबल आईआर और फिर कॉस्मिक और रेडियो, कितना आसान है ना। इधर से इधर जाएंगे, ये भी याद रखना, उल्टा मत कर देना, इधर से इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस और वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। ये कुछ देख लीजिए, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी देखोगे 10⁻24 हर्ट्ज, सबसे ज्यादा एनर्जी इनकी होती है। फिर एक्स रेज आपको पता है किस लिए काम आता है, कुछ बोन वोन टूट गई या फ्रैक्चर हो गया तो एक्सरे में आते हैं। आपको पता है जब आप एक्सरे वाले रूम में जाते हैं तो सबको बाहर निकाल देते हैं, और जो एक्सरे खींच रहा होता है वो खुद एक बड़ा सा एक्सरे प्रोटेक्टेड सूट पहनता है, याद है आपको। तब देखा होगा, कभी गए होंगे, जैसे जरूरत ना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। यूवी कैंसर होता है इससे, अल्ट्रावायलेट रेज से, पता है ना। विजिबल जो हमें दिखाई देता है यूवी और आईआर के बीच में, विजिबल, ठीक है। आईआर जब आपको कोई हीट करना होता है तो आप इसका यूज करते हैं। माइक्रोवेव आपको पता ही है, सबके घर में आजकल माइक्रोवेव होता ही होता है। रेडियो वेव्स, नाउ इसमें दो आती हैं बेटा, एफएम और एएम, है ना, पता है कुछ। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब वैसे जनरली अगर हम ऑडियो सिग्नल के लिए 105.1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 105.1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, पता है ना, पता है, ठीक है। तो एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ध्यान से सुनिएगा। एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। और एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड वेरिएबल, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स के लिए पता ही है आपको, और ये फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो आसान है ना, कॉस्मिक गामा यूवी, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी विजिबल आईआर, माइक्रो और रेडियो, ठीक है।
अब यहाँ देखना जरा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखना, इसको देखना, लॉन्ग रेडियो वेव्स का एम्पलीट्यूड देखो जरा, तो एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, वेवलेंथ देखो जरा, 10⁸ मीटर्स, कितनी बड़ी है, मीटर्स में है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। 10⁸ मीटर्स में है, 10⁸ मीटर्स लगाना जरा कितना, तो बहुत बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है। पर याद रखना रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाएगी। रेडियो वेव्स की एनर्जी, हाँ ऑब्वियसली बात है, कम, और गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर मेरे पास है यहाँ पे यूवी और आईआर के बीच में 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के बीच में सिर्फ इतना पार्ट है स्पेक्ट्रा का जो विजिबल होता है, सिर्फ इतना पार्ट है स्पेक्ट्रा का जो कि विजिबल होता है। पढ़ते हैं ना विब्ग्योर, राइट, पढ़ेंगे उसको, विब्ग्योर पढ़ा है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ठीक है। तो विब्ग्योर तो इतना होता है 400 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर, अभी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, इतनी सारी वेव्स होती हैं, थोड़ा बस इसका थोड़ा सा ये याद रखना। तो विजिबल रीजन का ये आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ कितना होता है, और दूसरा ये थोड़ा सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब हमने स्पेक्ट्रा पढ़ लिया, अब यहाँ तक जो था ये थोड़ा बेसिक्स था। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनने मेरी बात। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई क्या कर रहे हैं कि लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल या वेव, पार्टिकल या वेव। अभी तक 100% कुछ प्रूव नहीं हुआ। हाँ ये है कि अभी तक हम वेव मान के चल रहे हैं कि भैया न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी दैट गॉट फेल्ड, वो फेल हो गई, और ह्यूजेंस और आपका मैक्सवेल ये दोनों मिला के इन्होंने बोला नहीं, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वी आर ट्रीटिंग टिल नाउ, वी आर ट्रीटिंग लाइट एज अ वेव, ठीक है। अब कुछ ऐसे फिनोमेना आने वाले हैं जो साइंटिस्ट को ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। क्या बोला मैंने, दोबारा बोल रहा हूं। अब कुछ ऐसे फिनोमेना आने वाले हैं जो साइंटिस्ट को ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। अभी तक क्या चल रहा है, वेव, मोस्टली क्या चल रहा है, वेव। पर अब कुछ ऐसा आने वाला है जो साइंटिस्ट को मजबूर करने वाला है कि लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। समझ में आ गया? तो वो अगले वाली वीडियो में करेंगे। होप यू लाइक द वीडियोस। अगर समझ में आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और समझ नहीं आया तो कंप्लेन करें। थैंक यू सो मच फॉर